सर जय श्री हेलो, कृष्णा क्या सर। हाल है, क्या हाल है, जय क्या हाल श्री है, जय क्या हाल है, श्री। क्या हाल है। चलो, स्वागत है इरफान। बिटिया भी आई, बहन भी आई। हाँ, जी सर जय श्री। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। तो आज हमारे यहाँ सर इरफान आया है। सर आपको और आपके पूरे परिवार को, सभी देशवासियों को और सभी शिव भक्तों को सर सावन की हार्दिक बधाई हाँ, मेरी तरफ सावन भी शुरू हुआ है, चलो। से। सावन की और हार्दिक बधाई। अच्छा लगा कि तुम बहन को भी लेके आए। इसको मैंने वीडियो देखा, इसको घर पे भी देखा, ये भाई है। तो आइए, आज मैंने सोचा कि इरफान साहब को घर बुलाया जाए। सर बड़ी खुशी हुई सर, और आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं सर। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, तुमने इतनी अच्छी बात की, पूरा देश तुमको जान गया। नहीं सर तुम्हारे आप विचार, मैं तुम्हारी। बैठो 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 बैठो, आप बैठो बेटा। सर जिस तरीके से सर हाँ, मैं आंदोलनों से जुड़ा हूँ, मेरा एक स्वभाव है बात करने का नज़रिया। जहाँ से आता हूँ वहाँ अपनी एक कशमकश है। तो मेरे परिवार के लिए और 2 बहनें हैं, बूढ़े माँ-बाप हैं, जिस तरीके से आपने मुझे कहते हैं ना एक एक दिशा और समझ की ज़रूरत हर किसी इंसान को होती है, जो दिशा और समझ दी जिस तरीके से आपकी तरफ से जो दिशा और समझ से मेरे घर को जो थोड़ी-सी आर्थिक मदद हुई है, उसके लिए सर दिल से नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, पहले तो नहीं, उन तमाम लोगों को शुक्रिया, हाँ, इरफान की तरफ से, हमारी तरफ से, जिन्होंने इरफान की इनके न चाहते हुए मदद की। ये नहीं चाहते थे, बार बार कह रहे थे मुझे किसी तरह की मदद की दरकार नहीं है। लेकिन मैंने एक मिलाप के जरिए एक्स पर पोस्ट किया 2 दिन पहले, और बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। और उसके बाद एक एक मिनिमम छोटी सी राशि, जिससे इनकी कुछ बेहतरी हो। और आज हमने इसलिए भी बुलाया है कि हमने अपनी टीम से कहा है कि इरफान के नाम से हम एक यूट्यूब चैनल चाहते हैं, ये चलाएं, यही चलाएं। इनकी मदद करोगी तुम? हाँ। और उस यूट्यूब चैनल का नाम जो हमारे सहयोगियों ने ओपन किया है, मैंने ही नाम दिया, मैं इरफान। मैं इरफान सर। अच्छा है ना? सही है सर, जो आप सही हैं। और और हाँ, सभी लोग जिन्होंने इरफान की तरफ दया का या प्रेम का हाथ या सहयोग बढ़ाया, उनका दया नहीं, प्रेम। प्रेम सर, सॉरी सर। हाँ। उन इरफान दिल की गहराइयों से इरफान का परिवार, उनके लिए सर आभार प्रकट करता है सर। तो अब इनके यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मैं इरफान। और आपका ये होगा कि आपको कुछ न कुछ अपने हिसाब से बोलना होगा उसमें। जब भी आपको लगे इतनी बात बोलते हो, इतने वायरल हुए, इतने अच्छे विचार हैं, तो उन विचारों के लिए आपको एक अपना आपका प्लेटफॉर्म होगा, उस पर अपनी बात जब मर्जी कहो। और उससे एक आमदनी भी होती है, ठीक ठाक कुछ चलने लगेगा, तो मंथली हर महीने का एक आपको जरिया मिलेगा। भाई है, परिवार, 2 बहनें हैं। अब 2 दोनों। बहनें, बूढ़े माँ-बाप हैं सर। और अदर प्रदर्शन में रहे हैं, थोड़ा बात करने का लहज़ा और अपना एटीट्यूड होता है सर प्रदर्शनकारी का। हम कहीं किसी छात्र राजनीति से नहीं आए हैं, किसी नेता के दफ्तर या ऑफ़िस से नहीं आए हैं, तो हमारी बात करने का थोड़ा लहज़ा थोड़ा ऐसा रहता है। और सर एक बात और है कि हम आंदोलनों में रहे हैं, तो हम अलग-अलग विचारों में रहे हैं, उसका असर भी हमारे जीवन पे दिखता है। कोई बात नहीं। तो सुनो, अभी हम थोड़ा कुछ चाय वाय पियेंगे, उसके बाद इरफान से हम बातचीत करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, और उसके बाद हम इरफान से कुछ बातचीत करेंगे। 1.5 घंटा लगा आने में। आज ट्रैफिक नहीं था, पता नहीं क्यों। हाँ, आज सैटरडे, नहीं नहीं नहीं, शनिवार है ना, तो शनिवार को जल्दी आ गए, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता है। छोड़ देना जितना छोड़ना होगा। छोड़ेंगे नहीं सर। हम हम पिएंगे, जहाँ से आए हैं, वहाँ छोड़ने का रिवाज नहीं है। अरे यार, क्या आदमी हो यार। है? हम जहाँ से आते हैं वहाँ छोड़ने का रिवाज नहीं है। कहाँ से आते हो तुम? भारत से। इतना अच्छा बोलना कैसे सीखे यार? कहाँ हैं? कहाँ बोलने सर। नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो 1 सप्ताह पहले खत्म हो गया, लेकिन उस प्रोटेस्ट से एक ऐसी आवाज निकली जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ललन टॉप के कैमरे में कैद हुआ एक किरदार, और उस किरदार को आज पूरा देश इरफान के नाम से जानता है। बहुत बहुत स्वागत है इरफान। मैं भी इनसे तीसरी बार बात कर रहा हूं।
और आज मैंने इन्हें खास तौर से अपने घर बुलाया, क्योंकि लगता है इरफान से कितनी भी बात करो कम है। जितनी बार भी बात हुई इनके बारे में आप जान चुके होंगे कि स्कूली शिक्षा नहीं हुई, कोई जो औपचारिक शिक्षा होती है उससे दूर रहे, लेकिन जो इनके विचार हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, गरीबी गुर्बत को जितना करीब से देखा है, इन सब से ऊपर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, संवैधानिक मूल्यों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर इरफान के बहुत सारे वीडियो वायरल है। तो लगा एक बार और कुछ बात की जाए इरफान से, और खास तौर से ये भी क्योंकि मुझे लगता है कई बार जो मीडिया का अटेंशन किसी भी वजह से किसी पर आता है, मीडिया की रोशनी के जद में अचानक कोई आता है और कुछ दिन के बाद वो किरदार फिर गुम हो जाता है, खो जाता है। तो मैंने इनको ये भी सलाह दी कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए मैं इरफान के नाम से, और 2-3 दिन में वो पेज एक्टिवेट हो जाएगा। अब उस पर तुमको अपनी बात जो भी कहनी है। हाँ, तो इरफान, आज हम चाहते हैं कि इरफान की जुबानी, इरफान की कहानी सुने और उसके बाद बाकी चीज पर बात करें। तो इरफान की कहानी क्या है? इरफान की कहानी यह है सर, मैंने जैसा आपको पीछे भी बताया, इरफान का जो बचपना है ना, जो मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड पे है। मैं लक्ष्मी नगर की झुग्गियों में जन्म, मेरा पालन पोषण हुआ, वहीं मेरा जन्म हुआ। तो जली बुनी लाशें, बाढ़ से डूबते आशियाने, जिंदा लटकती लाशें, अनाथ होते बच्चे, घरेलू हिंसा, तंगी, भुखमरी, गरीबी, बेबसी, निराशा, उस नरक की व्याख्या जिसकी व्याख्या सभी धर्मों में की, उसको मैंने या दुनिया में किसी ने देखा। लेकिन जो गुर्बत है, मुझे लगता है गुर्बत ही नरक है। हर पल सर्वाइवल मोड में रहना, संघर्ष के मोड में रहना, हर पर अपमानित होना, सड़क पे, गली में, मोहल्ले में, कहीं आप रेडी पटरी पे मजदूरी कर रहे हैं, कहीं भी, हर पल हाथ जोड़ के, सर झुका के उस चीज को स्वीकारना, आजादी का मर जाना, खुद की सोच का मर जाना, उम्मीदों का मर जाना, सपनों का मर जाना, फिर भी जिंदा रहना, जिंदा रह के जिंदा दिखाना, और सपनों का मर जाना बहुत मुश्किल होता है सर। और ये सब बातें हैं, वो है इरफान सर। आज जब मैं देश के बड़े राजनेताओं को, बड़े कारोबारियों को व्यवस्था पे, अर्थशास्त्र पे बात करते देखता हूं, तो मुझे लगता है कि जिस भारत से इरफान आता है वो उस भारत से रूबरू नहीं है, उस भारत के बारे में जानता नहीं है, वो उस भारत से भाग रहे हैं जिस भारत से इरफान आता है। तो मैं कहता हूँ इरफान अकेला नहीं है, इस भारत की बहुत बड़ी आबादी जो धर्म और जाति के नजरिए से नहीं, आर्थिक पिछड़ा और सामाजिक पिछड़ेपन में है, वो भारत बहुत संख्यक है और वो इरफान है। और इरफान उस भारत को अपने शब्द देता है, बार बार कहा है सर। आज मेरे पूजनीय, माननीय, आदरणीय पीएम मोदी जी आए इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने उनसे 2 बातें जुड़ी हुई है, तो उन्होंने सिर्फ एक बात पे चर्चा की। अगर आप पे 2 बातें जुड़ी हुई हैं तो आप एक पे बात नहीं कर सकते, दोनों पे बात होनी चाहिए, नजरिया साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों की तरफ से जो जंतर मंतर पे हुआ बड़ा शर्मनाक था, और कहने का मतलब उनका था कि एक सभ्य समाज में इस तरह की भाषा अस्वीकार्य है। मुझे तो छोड़िए, मेरी स्वर्गीय माँ को भी गालियां बकी गई। इसकी मोहम्मद इरफान और पूरा देश 1000 बार निंदा करता है, लेकिन सर ये स्वीकार्य नहीं। और आपने कहा मैं उन्हें माफ करता हूं, गले लगाता हूं, और देश की प्रगति में आइए आप भी अपनी हिस्सेदारी दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा सर, हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं सर। लेकिन पिछले 12 सालों में आप ही के समर्थक द्वारा, माँ तो सबकी बराबर है सर, माँ तो माँ है, माँ पूजनीय है, माँ के चरणों में जन्नत और स्वर्ग है। ये तो है नहीं कि विशेष ही किसी की माँ का दर्जा बड़ा है। दुनिया में कोई गरीब भी है तो उसकी माँ का दर्जा बड़ा है, और दुनिया में कोई राजा है तो उसकी माँ का भी दर्जा बड़ा है। आप ही के समर्थक हर गली मोहल्ले में
लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें माँ बहन की गालियां बकते हैं, और ये चीजें रिकॉर्ड और कैमरे पे हैं, हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पेज पे जाके गंदी गंदी गालियां बकते हैं रिकॉर्ड पे, तो सर उनकी माँ नहीं है सर। और इसी सीजीपी आंदोलन से जुड़े हुए छात्रों को पीटा गया कैमरे पे और उन्हें माँ बहन की गालियां बकी गई, सर उस पे भी बोलना चाहिए था सर। पिछले 12 सालों में जो हुआ सर उस पे भी बोलना चाहिए था सर। और 20 तारीख में जो हुआ, जिस तरीके से 20 तारीख में आपने लोकतंत्र के अधिकारों को कुचलने की कोशिश करी, जिस तरीके से विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बताया कि ये जो हुआ है गृह मंत्रालय के आदेश पे हुआ है, पुलिस या सिस्टम या कमिश्नर अपने लेवल पे इन चीजों को नहीं कर सकते थे। और आईसा एसएफआई और ये सब अभी धरने पे हैं जिम्मेदारी को लेके कि गृह मंत्रालय जिम्मेदारी तय करे, ले जिम्मेदारी की ये हुआ कैसे है। और आप ही ने कहा महिला सुरक्षा सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप ही पे ये आरोप है कि आपने बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया। देश ने देखा किस तरीके से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पे लाठियां मारी गई, सर उस पे भी बोलना चाहिए था सर। उस पे भी एक नजरिए से नहीं सर, उन्होंने गलत किया, हमने कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है गलत किया उन्होंने, लेकिन आपके द्वारा अगर गलत हुआ हो, आपके समर्थक द्वारा गलत हुआ हो सर। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रहे हो आप? हाँ, जो उनका ताजा इंस्टाग्राम पर हाँ, तो सर उस पे भी खुल के, सर माए सबकी बराबर है, माए सबकी बराबर है, आपकी, सबकी, हमारी, अमीर की, गरीब की, सबकी। ये कौन लोग हैं सोशल मीडिया पे आके खुली बद्दी गालियां बकते हैं, उनके लिए माँ का दर्जा नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब बातें हों तो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होनी चाहिए, मुकम्मल बात होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हम जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में थे, हम अपने संवैधानिक मूल्यों के दायरे में गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। जब अपनी बात रख रहे थे, 20 तारीख की जो कॉल दी थी उससे एक हफ्ते पहले ये बता दिया गया था कि 20 तारीख को हम संसद मार्च निकालेंगे। उसके बाद जिस तरीके की घटना हुई, बहुत सारे लोगों को गंभीर चोटें आई, बहुत सारी बच्चों को, महिलाओं को चोटें आई, वो चीजें हुई, लेकिन पीएम मोदी ने उस पर बात नहीं करी कि लोकतंत्र में तो सबको अपनी बात रखने का हक है, सबको रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मारपीट या हुआ, ये सब चीजें हुई, भगदड़ हुई, बच्चे थे, भीड़ में महिलाएं थी, सब कुछ, तो इस पे भी दो बात कर देते, नजरिया साफ हो जाता कि हाँ भाई, मैं तो, ये जो कुर्सी पीएम मोदी की जो कुर्सी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का मुखिया उस पर बैठता है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। उसकी नीतियां अगर देश हित लोकहित में होती है तो उसे सराहा जाता है, और उसकी नीतियां अगर लोकहित और देश हित में नहीं तो उसको अपमान या उसकी आलोचना की जाती है। उससे सवालों से आप भाग नहीं सकते, सीधा सरल सा सवाल है सर। लेकिन वो सोच रहे हैं ये किंगडम है, किंगडम नहीं है सर। ये बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी संघर्षों का एक, बहुत सारे पवित्र आत्माओं का जो संविधान सभा में थे, जिन्होंने इस तरीके का संविधान दिया कि पायदान पे खड़ा अंतिम व्यक्ति भी अपनी बातों को सरकार और देश के समक्ष रखे, उसके दायरे में हम अपनी बात रख रहे थे। तो आज प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि ऐसी भाषा, ये हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन आप उस पर भी बोल देते तो बड़ी तसल्ली होती सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इरफान ने कही कि प्रधानमंत्री मोदी का जो इंस्टाग्राम पर जो लेटेस्ट रील है, रात में जो पोस्ट की है, उसमें उन्होंने एक तरह से माफी की बात की है बच्चों की, जिस तरह से गालियां उन्हें दी गई, जिसका जिक्र उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर कहा कि हम माफ करते हैं, आओ फिर से काम करें, लेकिन वो अधूरा है। उसमें एक पक्ष जिसका जिक्र इरफान कर रहे हैं कि भाई 20 तारीख को लाठियां चली, बच्चों को पीटा गया, बच्चियों को पीटा गया, उसका जिक्र, जो एक पुलिसिया बर्बरता हुआ, उसका जिक्र नहीं। लेकिन इरफान ये बताओ कि देखो, मैंने तो इरफान से पूछा अपनी कहानी सुनाओ, लेकिन इनके भीतर व्यवस्था को लेकर, सिस्टम को लेकर इतनी चीजें भरी हुई है कि ये खुद अपने किरदार के बारे में ज्यादा बात करने की बजाय अपने विचार के बारे में ज्यादा बात करते हैं। चलो, ये अच्छी बात भी है, लेकिन ये सब बोलते हो तो डर नहीं लगता है भाई? तुम भी ये बात कर रहे हो, आज के दौर में जानते हो कि मुसलमान होना भी गुनाह हो जाता है, मोहम्मद इरफान के नाम से कुछ बोलना भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है, ट्रोल की, एफआईआर की, मुकदमे की, परेशानी की। तो ये सब रिस्क लेके बोल रहे हो तुम? सर, मैं जहाँ से आता हूँ, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, और मैंने इस देश के महान स्वामी विवेकानंद जी को
सुना है, महसूस किया है उन्होंने। उन्होंने दुनिया के मंच पे कहा कि मैं उस 11 सितंबर 1893 को जब उन्होंने कहा कि मैं उस देश और उस धरती से आता हूँ जिसने पूरी दुनिया के सताए हुए लोगों को शरण दिया। फिर वो कहते हैं ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। जिस तरह भिन्न-भिन्न नदियाँ शिकागो में हूँ। जिस तरह भिन्न-भिन्न नदियाँ टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे रास्ते पे चलते समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह हे मेरे प्रभु विभिन्न रुचि के लोग टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे रास्ते पे चलते हुए तुझी से मिल जाते हैं। वो सभी धर्मों और जाति समुदाय की बात कर रहे हैं। वो निर्धन, दीन दुखी में ईश्वर ढूंढने की बात कर रहे हैं। समझ रहे? वो कहते हैं धार्मिक कट्टरता ने पूरी दुनिया को खून से रंगा है। वो सहनशीलता की बात करते हैं। मैं उस स्वामी विवेकानंद के चरणों में शीश झुकाता हूँ और उसी नजरिए का भारत देखना चाहता हूँ। उसी नजरिए का भारत विश्व की पटल पे पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करे और विश्व गुरु बने। मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ। आप भी तो उसी बात की उसी चीजों को लेके बात करते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को नहीं कोट करते। आप उस सोच पे बात नहीं करते। हम भी तो स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, हम भी तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं? उनके कद को आप बताइए, उनसे बड़ा विचारक कौन हुआ? पूरी दुनिया में उन्होंने देश की सभ्यता, कल्चर, पूजा पद्धति, नेम धर्म, खान पीन को रिप्रेजेंट किया। पूरी दुनिया को बताया कि हम हैं, हम वो हैं जिन्हें पूरी दुनिया के सताए हुए लोगों को जगह दिया। हम भारतीय हैं। हमने किसी पीड़ित व्यक्ति से उसका धर्म और जाति नहीं पूछी। हमने कहा दुनिया के किसी भी हिस्से से सताए हुए हो, आओ हमारे देश में रहो, और भाईचारे से हमने सबको सम्मान और उसको बेहतर जीवन दिया। हम उस देश के लोग हैं। और आज देखिए हर गली मोहल्ले में आदमी जाति और धर्म पहचानने में लगा हुआ है। इससे विपरीत हमने अपने महापुरुषों से सीखा है। समझ रहे सर? तो कैसे सीखा इरफान यार? ये मिस्ट्री यही है कि बार बार जब आप बोलते हो कि स्कूली शिक्षा, स्कूल बिल्कुल नहीं गए, पहली दूसरी तीसरी कहीं स्कूल नहीं गए सर। कई बार बताया कि आंदोलनों से जुड़े रहे। आंदोलनों से जुड़े रहने के बाद मुझे पत्रकार और छात्रों से प्यार है। ये सब चीजें हैं। आंदोलन से जुड़े होगे जब 20 साल के हुए 19-20 साल से जुड़े। तो 18-19 साल तक इरफान क्या किया? 18-19 साल तक इरफान जो है 14-15 साल तक तो पापा के साथ बर्फ का काम ही चलता रहा। फिर झुग्गी टूट गई। फिर इधर उधर मेहनत मजदूरी जैसे जो मिला वो करते रहे। और फिर धीरे धीरे से ये अपना आंदोलन की तरफ झुका हुआ जिंदगी। अब जहाँ से मैं आता हूँ तो सरल सी बात है कि हर कदम पे ठोकरें खाई हैं, हर कदम पे अपमान था, हर कदम पे धुतकार थी। जहाँ से मैं आता हूँ और अभी हूँ, तो वहां इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वहां से जहां से मैं आता हूँ हर कदम पे अपमान सहा है, धुतकार सही है। रेडी पे खड़ा तो कस्टमर भी कई दफा ओल झलूल। मतलब हमने जिंदगी को आपने कहा ना कि डरते क्यों नहीं हो? अरे क्या है जिससे डरे? मैं आपकी जेल में पानी नहीं टपकेगा छत पे से मेरे सर पे, पक्की होगी। और बात रही मन लगने की, तो जहां आदमी रहता है लग ही जाता है। कितने दिन नहीं लगेगा, महीना 1.5 महीना। और पिटाई की रही तो 2-1 दिन मारेंगे, तकलीफ होगी, शरीर पे पीड़ा होगी, उसे बर्दाश्त करेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने किया। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जुनैद को देख रहे हो कितने परेशान हैं और फिर भी तुम बोले जा रहे हो। मैं यूं बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस देश के संविधान को महसूस किया है, उसकी एकता और अखंडता को महसूस किया है, उसकी व्यक्ति की गरिमा जो देश के प्रत्येक नागरिक को दी है उसे महसूस किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति सबको बराबरी के अधिकार दिए हैं। अगर उन चीजों को दबाया जाएगा, उसको मारा जाएगा, तो बोला जाएगा संविधान के इस देश के पैसे वाले या बुद्धिजीवियों के घर की विरासत नहीं है। प्रत्येक नागरिक का बराबरी का अधिकार है। ये थोड़ी ना जब बात संविधान की आएगी तो इस देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के घर की संपत्ति है। वो हमारी भी है, हमारे भी मौलिक अधिकार हैं, उसमें साफ साफ दर्शाया गया है। और देश की एकता और अखंडता पे बात हुई है। यहाँ तो हर कदम पे जो है अलग तरह की सोच दिखाई देती है। एक बात इसने बहुत इंपॉर्टेंट कही, डर के हवाले से पूछने पे, कि जेल में छत से पानी नहीं टपकेगा। मतलब ये कहते हुए कह रहे हो कि आपके घरों से चूंकि छत से पानी टपकता है उससे बेहतर ही होगा। रात भर कई दफा मतलब बारिश तेज हो गई, आंधी तूफान आया, तो किसी के मतलब सामने वाले की उसके नीचे जाके खड़े हो गए रात भर, दोनों बाप बेटे। पानी जब तक बढ़ रहा तो खड़े हो गए कि बारिश रुकेगी तो जाके बिस्तर ठीक करके सोएंगे। ऐसे चलता है हमारा जीवन।
कि बारिश तेज हो गई, बिजली कड़कने लग गई, आंधी तूफान हो गई, तो जाके जो होता नहीं है दुकान के आगे टीन लगी होती है तो किसी के नीचे खड़े हो जाते हैं रात भर। तो ये बताओ, जैसे मान लो हो सकता है 15 दिन पहले तक या 12 दिन पहले तक कम लोग जानते होंगे, हालांकि बहुत सारे पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, इससे लगता है कि आप आंदोलनों में जाते रहे हो जो वो आप चीजें बोल देखो, रहे हो। अब मैं जब कहता था ना कि सोशल मीडिया के कब्रिस्तान से आप ढूंढ लीजिए, मेरे बारे में पता चल जाएगा, तो अब ये सारी चीजें वीडियो निकल रही हैं, किसान आंदोलन की, सीएनआरसी आंदोलन की सारी वीडियो अब निकल रही हैं और वायरल हो रही हैं, सब देख कोई रहे। ठेला लगा रहे हो, कुछ कुछ चिकन बेच रहे हो, कुछ उसके भी, सब बर्फ के भी है। मेरे जीवन में कुछ बनावटी नहीं है, झूठ नहीं है। और अभी कुछ देखिए, आप सर बड़े हैं, कहते हैं मैं एक इंसान हूँ, मैं आंदोलनों में रहा हूँ सर, मुझ पे भी विचार रह भी रहे हैं और कई दफा शब्दों में आ जाते हैं। और अल्लाह अपने बंदे से 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और माफी का दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं। मैं माफी मांगने से कतराता नहीं, किसी को मेरे शब्दों से कोई पीड़ा हुई तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और दोबारा ऐसी चीजें नहीं होगी, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता नहीं हूँ। नहीं, मैं उस पर कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज मैंने नहीं देखी या कोई ऐसा मेरा मतलब नहीं था। मैंने इसका लिए पूछा कि इस 15 दिन में या 10 दिन में, 8 दिन में तुम्हारी जिंदगी में क्या बदल गया, जब इतने लोग जान रहे, जो कह रहे धुतकार मिली, ये मिली, वो मिला, तो ये बदला होगा ना बहुत सारे ये सब आपकी जिंदगी। ये जो धुतकार, ये अपमान, ये मेरे लिए नहीं, ये देश की बड़ी आबादी हर पल सर्वाइवल मोड में रहती है और हर पल इस चीज को सहती है। हर पल इस देश की बड़ी आबादी इस चीज को सहती है। अपमान, धुतकार, इन चीजों का कोई उसके जीवन पर बड़ा फर्क नहीं पड़ता, वो हर पल इसे जीता है। देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी बात कर रहा हूँ सर, उसमें मैं भी आता हूँ। तो क्या बदला 10-12 दिन में, 8 दिन 10-12 में? दिन में ये भाई बदला। राहुल गांधी आपके यहाँ चले गए और लोग जा रहे होंगे, देश भर से लोग आ रहे हैं, हम ही आपसे 3 बार बात कर रहे हैं और चैनल बात कर रहे हैं, तो अचानक इरफान एकदम इरफान 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 हो रहा है, तो कुछ बदला? सर इरफान 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 का ये बदला है कि इरफान को बहुत सारे अलग अलग स्तर पे जो इस देश में अपने अपने स्तर पे सेवा दे रहे हैं, उनके नाम बहुत बड़े बड़े लेवल के हैं। एक राजीव जैन है, मध्य प्रदेश में अभी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने कल मुझसे बात करी और वो मस्ती की पाठशाला चलाते हैं, 30 बच्चे हायर, अब वो सरकार से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा आप मुझसे बात कर रहे हैं और बोले मुझमें इरफान आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैंने कहा आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं मीडिया में बोल दूंगा। कहा बोल दीजिएगा। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है मध्य प्रदेश में, मस्ती की पाठशाला करके कुछ अपने निजी, वो सरकार से रिलेटिव नहीं, अपने निजी स्तर पे और बिना किसी एनजीओ के 30 बच्चों को आर्थिक पिछड़ेपन से आ रहे हैं, उन 30 बच्चों को हायर किया है उन्होंने, पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग मुझसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है कि किसी भी स्तर पे इस देश में एक खुले दिल से लोगों को अपना रहे हैं या शिक्षा के माध्यम से जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सराहना की जानी चाहिए और इरफान करता है। तो आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हो? जो मैं चाहता हूँ, मुझसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी एक मंजर भोपाली की कविता के माध्यम से सुनाता हूँ। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मैं सत्ता से पूछ रहा हूँ। ये जो बार बार हमारे जीवन को उद्धार और बेहतर करने की बात करते हैं, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, अब तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। जेब है आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों की भलाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। देखो कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच के ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके शब्दों में गरीब का बेहतर जीवन हो रहा है, लेकिन कविता क्या कह रही है, पंक्तियां क्या कह रही है? लेकिन ये सारी पंक्तियां इरफान को कंठस्थ कैसे? पिछली बार भी मैंने पूछा, ये मेरे लिए बड़ा ये है। नहीं सर, जैसे हम लोग भी बहुत पढ़ते भूल जाते हैं, नहीं आपको इतना सब कुछ याद कैसे रहता है? मैं पहले तो ये जो वीडियो सुन के याद होता है, वीडियो सुन के याद होता है। आप लिखी हुई चीज पढ़ते हो? मैं हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। मेरा ये चीजें मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इनसे अपनी बात कर सकूं, मैं रख सकूं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, सरकार
बार बार जिस प्रगतिशील भारत की बात करते हैं, विश्व के पटल पे दौड़ती अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, हमें फक्र होता है कि हमारा देश इतना बेहतर कर रहा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब बेहतर कर रहा है देश, बढ़ती अर्थव्यवस्था है देश और आगे बेहतर कर रहा है, तो उस बेहतर करते हुए भारत का लाभ सीमित लोगों तक क्यों पहुंच रहा है? भारत की बड़ी आबादी उससे वंचित क्यों है? आपके शब्दों में तो सबका कल्याण है, लेकिन आपके शब्दों से तो हमारा जीवन नहीं चल रहा। हमारी अपनी जरूरतें हैं, कपड़ा है, रोटी है, दुख है, परेशानी है, उम्मीदें हैं, सपने हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़े। शिक्षा को किस स्तर पे लेके जा रहे हैं आप? स्वास्थ्य का क्या आंकड़े हैं? 35 से 40 लाख बच्चे हर साल स्कूल ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वो क्या बनेंगे? उनके लिए क्या विजन है आपके पास? करोड़ों बच्चे फील्ड में हर साल डिप्लोमा करके, ITI करके, IIT करके, वो तो बड़ी एजुकेशन है, ITI करके, डिप्लोमा करके, ग्रेजुएशन करके, BTech करके, ये सब करके आ रहे हैं। उनके लिए क्या विजन है आपके पास? क्या अपॉर्चुनिटी है? तो आपके शब्दों से तो उनका पेट भरने वाला नहीं है, उन्हें फील्ड में संघर्ष करना है, उनको आपको देना पड़ेगा बेहतर, उन्हें खपाना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो पिछले 12 सालों से तो आप सत्ता हित की राजनीति कर रहे हैं, बस सत्ता में बने रहें, फूट करें और राज करें। इस देश की बड़ी आबादी जो नौजवान है, 65% आबादी भारत की नौजवान है, 35 साल के दायरे में आती है, उनके लिए क्या विजन है आपके पास? ये प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि 65% आबादी 35 साल से नीचे की है। तो मैं बता रहा हूं, मैं झूठ थोड़ी ना कहूंगा सर। तो ये इनके लिए क्या है आपके पास? समझ रहे हैं? तो आपको बेहतर करेंगे, बेहतर होगा तो हम सब खुश हैं, और जो हो रहा है उसके लिए भी खुश हैं, हम कहाँ उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है, ये गिलास पानी है और सब प्यासे हैं, तो किसी एक आदमी को तो नहीं दे देना चाहिए, सबके हिस्से में आ जाए, क्योंकि इस गिलास में सबका बराबरी का अधिकार है, क्योंकि संविधान कह रहा है कि संसाधनों पे सबका बराबरी का अधिकार है। और अवसरों में, अवसरों की बात कर रहा है सबका। तो इन चीजों पे जब ये चीजें होती हैं कि जब कहते हैं कि भैया, मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो पिछले लगातार चुनाव जीती है, भगवान आपको और बुलंदी में पहुंचा है, लेकिन ये चुनाव सत्ता हित में है, ये चुनाव पूंजीपति हित में है, गरीब हित में नहीं, श्रमिक हित में नहीं, लोक हित में नहीं, देश हित में नहीं। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? सरकार कह रही है कि 12 साल में बहुत काम किया, देश में इतनी सरकारी योजनाएं हैं, अनाज है, आयुष्मान भारत है, सिलेंडर है, गैस है, पता नहीं क्या क्या, शौचालय है, दुनिया भर की सीधी चीजें, सरल बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। सर सीधी सरल बात है। मैं ये नहीं कहता कि अपने स्तर पे कोशिश नहीं करी, लेकिन आयुष्मान भी एक लिमिट है। मैं कहता हूं पूरे देश में जितने श्रमिक हैं, सड़कों पे हैं, फैक्ट्री में हैं, कारखानों में, खेतों में, बाग में, बगीचे में, कहीं भी हैं, ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, आपकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा गार्ड है, आपकी बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करने वाली बाई है, हर किसी को, जब वो श्रमिक है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो उसकी व्याख्या आप राशन कार्ड से कैसे कर सकते हैं? आप उसे सीधे आयुष्मान के दायरे में लाइए कि उसको एक स्वाभिमानी जीवन मिले, उसके शरीर में दुख परेशानी हो तो उसे भटकना पड़ना पड़े, और आयुष्मान को भी सरल कीजिए, उसकी जो कागजी प्रक्रिया है उसे सरल कीजिए। लेकिन सरकार चाहती है कि आंख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, मेरे शाही वक्त का मर्तबा यूं ही आला रहे। ये नहीं। ये तो आदम गोंडवी और धूमिल, ये सब याद है तुमको? सर मैं क्या कहूँ, ये सही है, सरकार चाहती है कि लोगों की आंख पे पट्टी रहे और अकल पे ताला रहे, हमारे शाही किसकी लाइनें हैं ये आदम गोंडवी से वही तो कहा मैंने, इसलिए। अच्छा, इरफान की सिस्टर भी आई है पीछे, और उनके भाई भी आए हैं, उन पे जरा कैमरा ले जाइए। और एक बहन का नाम है मुमताज। और मुमताज, ये बताओ मुमताज कि ये इरफान जब से ये इतना वायरल हुआ, इसके बाद से इनकी जिंदगी में क्या बदल गया है? भाई के लिए तो मतलब ये है कि बहुत प्यार मिल रहा है, तो जो मेरे को महसूस हो रहा है थोड़ा सा नजरिया अलग हो गया है। 5 दिन में जो बदलाव आया है वो मुझे महसूस हो रहा है। जैसे कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत लकी हो, आपके पास ये भाई है। तो बाहर से फोन आ रहे होंगे, बहुत व्यस्त होंगे लगातार। एक मैम आई थी, मिलने के लिए आई थी, बस उनको सामने से देखना था, बहुत दूर से आई थी। उससे भी पहले एक मैम आई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, जब वो आते हैं घर पर, भाई से मिलते हैं और कहते हैं मुझे ये बहुत गर्व की बात है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई लोगों का दिल जीत रहा है।
तो गाँव से फोन आ रहे हैं जहाँ हाँ, के रहने सभी रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं और सराहना हो रही है कि इनकी आवाज दूर तक जा चुकी है और मुझे भी काफी अच्छा लगता है। तो इतना बोलते हैं तो कभी चिंता भी होती है मुमताज तुम लोगों को? मुझ भाई को तो परवाह नहीं है क्योंकि उनको ज्ञान है, लेकिन मैं जो चीजें देखती हूँ तो मुझे परवाह होती है। चलिए अब इधर ये बताओ इरफान कि जैसे जो कुछ भी 12 साल से देश में हो रहा है, आपने होश संभाला होगा तो आपने उसके पहले भी 4-5 साल देखा होगा। क्या ऐसा बदलना चाहिए देश में जिससे लगता है कि आपके हिसाब से जो जिस तरह का भारत आप विजुलाइज करते हो वो बेहतर हो सकता मेरे है? हिसाब से जो ये आज शास्त्र बैठे हैं, जो भारत की गणित भारत का जो गणित दुनिया के सामने रखते हैं, अब बाबा रामदेव इस देश की सलम के बारे में तो नहीं जानते क्योंकि वो रहते नहीं है। उस बेबसी को, उस निराशा को, उस खुशखुशी को, उस अनाथपन को, उस जली भुनी लाशों को समझ रहे हैं। बेकफन लोगों को तो बाबा रामदेव जी नहीं जान रहे हैं, या कोई अर्थशास्त्री नहीं जान रहा अपनी सोसाइटी में या किसी बड़े बंगले में अपनी कलम लेके ऐसे जोड़ रहा है। तो आप इस देश की जो बड़ी आबादी ग्रामीण भारत में रहती है, शहरी शलम में रहती है, सड़कों पे रहती है, फुटपाथ पे रहती है, तो उसके जीवन को आप कैसे नापेंगे जमीन पे जाके? समझ रहे हैं? आप बार बार कहते हैं बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है, लेकिन जमीन पे वो नजर नहीं आ रहा। जो बड़ी मेहनत का आबादी है, जो 2014 से पहले भी 2014 के बाद भी अपना खून पसीना मेहनत मांस हड्डी सब इस देश के राष्ट्र निर्माण में लगा रही है, उसे मिल क्या रहा है? क्या मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है? उसको बेहतर जीवन मिलना चाहिए। अगर वो जो काम कर रहा है उसको उसका वाजिब मेहनत पैसा मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में बेहतर कर सके। आपकी नीतियां इस तरीके से होनी चाहिए कि किसी का बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। आपकी नीतियां इस तरीके से होनी चाहिए कोई व्यक्ति स्वास्थ्य से वंचित ना रहे। क्योंकि आप कल्पना कीजिए 200-400-500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, उसे हार्ट पड़ जाए तो 50-60 हजार कहां से लाए? और उसके पास आयुष्मान भी नहीं है। आप भी नहीं कह सकते कि सभी गरीबों पे आयुष्मान है, उसकी भी एक लिमिट बांध रख रखी है आपने। महिलाओं में इस तरह कैंसर के बहुत बड़े मामले सामने आते हैं। कैंसर से जुड़े पुरुषों में भी अलग अलग मामले। आप लोग के परिवार में आयुष्मान भारत है? मेरे परिवार में आयुष्मान भारत है। तो आपकी गली मोहल्ले में जहां हो वहां है? सभी लोगों के पास नहीं है। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया में राशन कार्ड का क्राइटेरिया। तो मैं चाहता हूं कि सबको, देखिए सर, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि देश को जो क्लियर बताया कि देश को किसने लूटा है। 2014 से पहले भी, 2014 के बाद भी इस देश के पढ़े लिखे नौकरशाहों ने, राजनेताओं ने, बड़े कारोबारियों ने, पूंजीपतियों ने, इस देश के गरीब ने तो नहीं लूटा सर। वो तो कल भी 2 वक्त की रोटी के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जूझ रहा था, वो आज भी जूझ रहा है। तो आप हमें तो नहीं कोस सकते, हम तो सलम में रहने वाले हैं। इस अपने शरीर से, उस कश्मोकश से, उस जद्दोजहद से इस देश में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो हमारे पास तो नोट भर के बैग नहीं कि हम स्विट्जरलैंड पहुंचाएं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि गया नहीं है पैसा, ना सरकार कह सकती। सरकार तो संधि कर रही है उस पैसे के लिए। सरकार नहीं कह सकती कि पैसा नहीं गया, या 2014 से पहले नहीं गया या 2014 के बाद नहीं गया। पैसा तो गया है और आप संधि भी कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हम इस देश के गरीब है, मेहनत का आबादी से आते हैं। हमने पूरी ईमानदारी से 2014 से पहले भी देश में अपनी हिस्सेदारी दी राष्ट्र निर्माण में, और 2014 के बाद भी इस देश में अपनी हिस्सेदारी राष्ट्र निर्माण में। लेकिन हमें मिला क्या? 5 किलो राशन, सांस लेना ही विकास, ये नहीं। हमारी अपनी उम्मीदें हैं, छोटे छोटे सपने हैं, और आप नीति और निर्माता धारक हैं, आप भी करते हैं तो आपसे सवाल करेंगे, और आप सवालों से भाग नहीं सकते। तो ये कौन पूरा कर देगा आपके हिसाब से जो आपको? हम क्या महल सरकार की हम क्या महल मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपकी जो न्यूनतम मजदूरी है, अगर आपने कानून बनाया है कि ये आधार कार्ड, आपने कहा कि आधार कार्ड पहचान का वो नहीं है, आधार कार्ड कुछ तो है, उसको कुछ तो मान्यता आपने दी, तो आप आधार कार्ड लोगों के बनवाते हैं ना, और वो चलते भी हैं। लेकिन अगर आपने न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में 18,000 से 22,000 कर दी और महिलाओं को 8,000 मिले, तो आपकी सैलरी तो कम नहीं आ रही,
आपकी तो पूरी आ रही है, सभी विधायकों की पूरी आ रही है, सभी नौकरशाहों की पूरी आ रही है, सभी सरकारी नौकरों की पूरी आ रही है, लेकिन एक मजदूर की पूरी नहीं आ रही है। उसकी 18 है तो 8 मिल रही है। ये किस तरीके का आर्थिक शोषण है? इसमें समानता, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे 30,000 दे दो, 40,000 दे दो। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रमिक कानून है, अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है। भाई क्यों? आप तो एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो मजदूरों की बात आती तो पीछे हट जाते हैं। पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, सामान्य मर्द और पुरुष के लिए होनी नहीं चाहिए, जमीन पर लागू होनी चाहिए, कि जिससे कि जो मजदूर काम कर रहा है कारखाने में, फैक्ट्री में, असंगठित क्षेत्रों में, जब उसे आप उसकी मेहनत का वाजिब पैसा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे तो वो बेहतर कर पाएगा अपने जीवन में। वो बेहतर करेगा तो विश्व के पटल पे भारत बेहतर करेगा। दुनिया को आप बता पाएंगे कि हमारे यहाँ कुपोषित की संख्या बहुत कम है, हमारे यहाँ खुदकुशी करने वालों की संख्या कम है। लोग मरते क्यों हैं? जीवन से निराश होके, क्योंकि तंगी ही जीवन को, जो गरीब गुर्बत है और तंगी ही जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है। आदमी घिर जाता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा किसी छोटी सी चीजों के लिए अगर वो उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाए तो वो निराश होते हैं कि हमने जीवन में करा क्या, हम कर क्या रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं फिर भी घर नहीं चल पा रहा है। उस बात पे चर्चा होनी चाहिए। 18 और 8 में फर्क तो है ही ना सर। आपने कानून बनाया, हम ये थोड़ी ना कह रहे कि 30 दे दीजिए, 40 दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि दिल्ली में 18,000 रुपए की न्यूनतम मजदूरी है और महिलाओं को 8,000 मिले। महिलाओं को 8,000 मिलता है, 8,000 9,000 मिलते हैं। मैं सलम से आता हूँ, आप कहोगे तो 1,000 2,000 महिलाओं की लिस्ट आपके सामने रख दूंगा। तो ये जो लगातार सरकार ने तो कानून बनाए हैं लेकिन जमीन पे वो लागू नहीं है। तो कौन सरकार आएगी जो ये सब जमीन पे लागू कर देगी? आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। हमने क्या कहा, जो चीजें अगर हम जनता हैं तो सदैव विपक्ष में है, सवाल करने का अधिकार है, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में रह के हम कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से। जहां से हम आते हैं, जिस भारत से हम आते हैं, वो भारत फैक्ट्रियों में, कारखानों में, सड़कों पे, निर्माणाधीन इमारतों में, आपकी बिल्डिंग के बाहर गार्ड है, आपके घर का भाई है, ड्राइवर है, कुछ भी है, श्रमिक है, मजदूर है, अपनी हिस्सेदारी इस देश में दे रहा है। उसके जीवन में आप बेहतर कीजिए, आप न्यूनतम मजदूरी तय कीजिए और जमीन पर उसे लागू कीजिए कि उसकी मेहनत का जो पैसा है कोई हक उसका मारे ना। लेकिन ये बताओ, जैसे ये समस्या मुश्किल तो हमेशा रही है, भारत को आजाद हुए संविधान बने हो गया, ठीक है, मुश्किल है, तो जो 14 के पहले भी मुश्किल थी, उसके पहले और मुश्किल तो क्या थी। चाहते हैं कि हम बोले ही ना, इस पे बोले ही ना, इस गम को, इस विष को पीते रहे। हम माने नहीं कि हमारे कोई अधिकार नहीं है। मानता हूं कि मैं इसीलिए कहता हूं कि राहुल जी मुझसे कह रहे थे कि मजदूरों के अधिकार होते हैं, गुलामों के नहीं। तो आप मानेंगे कि हम गुलाम बने रहे, हमें नोचा जाए, हमें खाया जाए? ये तो है कि दुनिया में आया तो काम करना ही पड़ेगा, और काम करना इसी वजह से कि भाई पेट चलाना है तो करे जाए, जैसे तैसे करे जाए, बोले ना, कुछ देखे ना, कुछ सुने ना, जैसा चाहे जो चाहे वैसे इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं सर, हर किसी को एक सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। तो 2014 के बाद कुछ तो बेहतरी भी हुआ होगा। हाँ, हम कहाँ कह रहे कि बेहतर नहीं हुआ सर। हमने पहले भी कहा जिस तरीके से ये आयुष्मान है, ये बेहतर लोगों के बेहतर के लिए है, लेकिन इसके दायरे को बढ़ाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है इसकी जो रूपरेखा है, जो ये लक्ष्मण रेखा है, इसको इसे हटाइए और सभी को इसके दायरे में लाइए। जो श्रमिक है, जो गरीब है, जो मेहनत कश है, जो मजदूर है, जो अलग अलग फील्ड में उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उसको इसके दायरे में लाइए, इसका विस्तार कीजिए। ये काम अच्छा है आयुष्मान का। जैसे कि कई राज्यों में गरीबों को आप मकान बना के दे रहे हैं, ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन इसके दायरे को बढ़ाइए। आप जो गरीब की जो व्याख्या है वो किस तरीके से कर रहे हैं? राशन कार्ड के आधार पर नहीं। जो गरीब है, गरीब है। जमीन पे आपके पास एक व्यवस्था है, डीएम है, कलेक्टर हैं, निचले स्तर के अधिकारी हैं। एक पारदर्शिता लाइए, पूरी ईमानदारी लाइए, तलाश कीजिए और उसकी मदद कीजिए। उसकी जरूरत उस तक पहुंचाइए। तो इतना जो आपके भीतर व्यवस्था को लेकर, गरीबी, गुर्बत, मजदूरों को लेकर इतनी कुछ लोगों को लगता है मैं सरकार विरोधी हूं और मोदी विरोधी हूं। मैं बहुत पसंद करता हूं मोदी जी को व्यक्तिगत, लेकिन वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो मेरे नीति निर्माता हैं। अगर उस कुर्सी पे बैठ के वो जब मेरे जीवन को बेहतर करने की और कहना कर दिया और वो कुछ हुआ नहीं तो हम बोलेंगे उनसे पर्सनली या सरकार से पर्सनली कुछ नहीं है। आज आप हैं तो आपसे बोल रहे हैं, कल कोई और होगा तो उससे बोलेंगे, कल कोई और सरकार होगी उससे भी बोलेंगे। तो हम अन्ना आंदोलन में भी थे। अन्ना आंदोलन में जब थे तो यही दीपक चौरे से हमसे पूछे तो हमने कहा ये भ्रष्टाचार की इमारत बहुत ऊंची खड़ी हो गई है, ये एक साथ गिर जाएगी तो कई लोग दब जाएंगे, इसे आराम 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 करके सेफ तरीके से गिरा देते। तो हम उस टाइम भी थे।
तो केजरीवाल सरकार ने कैसा काम किया दिल्ली में इतने साल? केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 2 कामों पे फोकस दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। हाँ। और घर में बिजली की सब्सिडी दी है, महिलाओं को डीटीसी में ये दिया। जमीन पे जैसे काम होते हैं जो दिल्ली आप देख रहे हो शीला जी ने बनाई है, वो उस तरीके का कोई काम नहीं था। आपने देखा ही है कि नांगलोई वाला वो पूरी सड़क, पूरे बरसात में दिल्ली जाम, पूरा ट्रैफिक। तो अरविंद जी 10 सालों में इस तरीके से करते तो इस तरीके की जद्दोजहद सड़कों से नहीं जूझना पड़ता लोगों को, हर बरसात में पूरी दिल्ली ठप ना होती। अब ये बताओ, जैसे आप लोग स्लम में रहते हो, अभी भी मैं आपके घर भी गया, इरफान के घर भी गया था, बहुत तरह की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत तरह की परेशानियां होती है, तो कभी बहुत दुखी होते हो, हताश होते हो, तब क्या करते हो? या दुखी हताश नहीं होते हो, आत्मबल और जो आपके भीतर जो इतना है उससे अपने को ये करते हो, रिवाइव करते हो? हर पल बहुत निराश, उदास और बहुत परेशान, घबराहट वाले लोग हैं हम। हर पल एक सेकंड भी दिमाग पे फ्री नहीं रह सकते। चेहरे पे मुस्कुराहट दिखावा है हमारे लोग जैसे लोगों का, हंसना दिखावा है। हमारी जिंदगी कश्मोकश की है, हर पल अपनी इच्छाओं को मारना, हाथ सर झुका के चलना, समझ, हर अपमान को पी लेना। इस देश की आबादी का बड़ा हिस्से से हम आते हैं, वो हैं हम। और फिर उसके बाद रह के इस देश की बड़ी आबादी का दर्द रखना, हम अब बार बार कहते हैं, समझ रहे हैं। आप इस लोकतंत्र व्यवस्था से चुने हुए व्यक्ति, आप ही ने कहा था 6 दिन आएंगे, ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। उसके बाद तो ना जाने खाने वालों की कितनी लिस्ट आ गई है। अभी मध्य प्रदेश सरकार में इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ खुलासे किए थे, उस पे बोलिए मोदी जी, आप ही ने तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। दिल्ली में दवा के मामले को लेकर कुछ चीजें आई हैं, कई राज्यों में अलग अलग चीजें आ रही हैं, कई सौ करोड़ रुपए के फ्लाईओवर पहली बरसात में ढे जा रहे हैं। कुछ बोलिए मोदी जी, आप ही ने तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बहुत सारे खाए पिया खाए लोग बीजेपी में चले गए। हाँ, फिर इसीलिए तो बहुत सारी चीजें बात है कि वो जिनका पैसा काला धन विदेशों में रखा था वो सारे भाजपा में है, तो मोदी जी ने काला धन पे बात ही खत्म कर दी। क्योंकि भाई आपस में थोड़ी ना नाराजगी होगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब है। ये मेरे आरोप है। जिंदगी का मकसद क्या है इरफान आपका? जिंदगी का मकसद मेरा संघर्ष में, पुलिस की लाठियों में और जंतर मंतर में। तो जंतर मंतर में तो अब प्रोटेस्ट खत्म हो गया। हाँ, तो जिस तरीके से कभी भी नागरिक धरने प्रदर्शन रहेंगे देश के लिए समर्पण भाव से, इस धरती के लिए, जिसने, जो मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है, मेरी पहचान है, सब कुछ है। इससे ये ना तो मैं क्या हूँ, ये ना तो मैं क्या हूँ। ये ना मतलब क्या? अगर धरती नहीं तो मैं क्या हूँ, ये मेरी पहचान है, मेरा अस्तित्व है। जो कुछ भी हूं मैं, मोहम्मद इरफान भी है तो इसकी वजह से। अगर कंट्री लेस होता तो मैं क्या होता? बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में जिनके पास देश ही नहीं है, भटक रहे हैं इधर उधर, ना वो इंसान है ना कुछ है, फिर क्या? तो सब कुछ मेरे लिए, मेरा देश है, मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है। किसका नजरिया मेरे लिए क्या है मुझे मतलब नहीं, इसके लिए जीऊंगा, इस पे रहने वाले लोगों के लिए जीऊंगा, स्वामी विवेकानंद की सोच के साथ जीऊंगा, दीन दुखी और निर्धन में ईश्वर ढूंढूंगा। ये बताओ, जैसे मान लो आप छोटा मोटा काम करते हो, आपके पिता बर्फ की सिल्ली लगाते हैं, उसमें भी आप मदद करते हो, रेडी खोमची वाला भी काम आपने किया, लेकिन जैसा कि सुन के बातचीत से लगता है 10-12 साल से जितने भी दिल्ली में तरह तरह के आंदोलन हुए, हर आंदोलन में आप हिस्सा बन गए। यहाँ तक कि इंडियन अलायंस की रैली हुई थी रामलीला मैदान में, हाँ, उसमें भी मैं था। ओआरओपी में भी चले गए थे क्या? ओआरओपी एक 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब चलो इंडियन एयरलाइंस की रैली में भी चले गए, किसान में भी गए, हाँ, अन्ना में भी उसमें गए। जाने की वजह क्या थी कि हाँ ठीक है, सब एक मंच पे आ रहे हैं और इस विपरीत सोच की सत्ता को जरा निकाला जाए, कोशिश की जाए। गजब है यार, इंडियन एयरलाइंस से तुम्हें क्या मतलब है? वो रामलीला मैदान में उन्होंने कॉल दी थी, तेजस्वी वगैरह सब आए थे, राहुल जी भी थे, सब थे। तो वहां जाने का मकसद ये था, ठीक है भाई, एक मंच पे आप आ रहे हो, देश को इस संकट से निकालो। ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है जो हो रहा है। अभी कोई, मेरे अपने विचार हैं, मेरी अपनी व्यक्ति है, मैं असहमति रख सकता हूँ। कोई आए किरबान पकड़े, बोलो, दे थप्पड़, माँ बहन की भी गाली बकने। उन्होंने तो बता दिया, वो जिन संसाधनों पे है, पीएम पूरी एक व्यवस्था आके बोल दिया कि मुझे ऐसा वैसा हुआ, ऐसे ऐसे बोला है, मुझे बड़ा अच्छा नहीं था, ये था। और वो जो पीटे हैं, जिन्हें गालियां का सामना करना पड़ा, वो कहाँ पे, कौन सा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे जो एक ही बार में पूरे देश को अपनी सारी बात बता दे, वो तो नहीं बता पा रहे।
और आपने कहा कि केस वापस ले ली, इस बात के लिए हम खुश हैं कि किसी भी बच्चे को जाने अनजाने ना अनजाने में एक उम्र एक चंचलता होती है, कुछ चीजें हो गई थी, इसीलिए अगर आपने कहा और ये अभिजीत दीपको को आपने वादा किया था कि आंदोलन से जुड़ी किसी भी चीज पे पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी, ये हो रही थी तो ये वादा खिलाफी थी, उसको लेके लोग जंतर मंतर भी पहुंचे। तो और कहीं भी आंदोलन होता है तो क्यों चले जाते हो? कहीं भी आंदोलन नहीं है, थोड़ी ना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में चले जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगा क्यों? सरकार उनकी है। मतलब कई दफा वो करते हैं, अच्छा, कई दफा करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सरकार में है तो वो आंदोलन नहीं करते, कुछ उनके भी अपने एजेंडे हैं, तो उसमें क्यों नहीं जाते हो? वो अपनी सोच रखते हैं, उस आंदोलन में मेरी कोई जगह ही नहीं है। और तो 12-14 साल से जैसे ही तुम्हें पता चलता है कहीं से इंस्टाग्राम फेसबुक से कोई आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, बस सोच यहाँ बना। नहीं, दिल्ली से बाहर भी, बाहर भी? बाहर बाहर कहाँ कहाँ गए हो आंदोलन में? जैसे गोहाना गया था किसान में, हाँ, और पंजाब भी गया, और भारत जोड़ो यात्रा में अनंतनाग तक गया, कश्मीर गया, तो ऐसे कई जगह गया हूँ। तो लोग कहेंगे अभी देखो झारखंड में आंदोलन हो रहा है छात्रों का, वहां भी झारखंड में जिस तरह से झारखंड तो पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ देखिए, या- अगर कहीं भी आंदोलन हो रहा है, झारखंड में भी सरकारी पदों को लेकर जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि उसमें पारदर्शिता नहीं थी, हर किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या शिबू सोरेन है तो इरफान बोलेगा नहीं? वहां की सरकार हेमंत को, सोरेन, हाँ। हाँ हेमंत सोरेन, वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की शंकाओं को दूर करे। नौकरियों के पद पे अगर किसी तरह का दुरुपयोग हो रहा है तो किसी का हक मारा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। पारदर्शिता होनी चाहिए। आपके पास धन बल सब कुछ है, आप किसी गरीब का हक मार लेंगे क्या? खुल के कहते हैं हम, सरकार का काम है बिल्कुल साफ सफाई से, साफ तरीके से लोगों के संसाधनों में सबके बराबरी के अधिकार होने चाहिए, अवसरों में सबके बराबरी के अधिकार होने चाहिए। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह का छल कपट हो तो फिर किस बात की सरकार और किस बात के मुख्यमंत्री? तो ये जो 12-14 साल से हर आंदोलन में चले जा रहे हो आप, और दिन दिन भर बैठे जंतर मंतर में, तो पूरे रहे कितने दिन रहे जंतर मंतर? 9 दिन घर रहा था, बाकी दिन वहीं रहा था। बाकी दिन यहीं रहे, तो मतलब 30-32 दिन डटे रहे जंतर मंतर पे, हाँ, है? तो घर वाले आपके अब्बा या और भाई या बहन ये सब कहते नहीं कि भैया कुछ काम धाम करो? कहाँ ये हर जगह आंदोलन में पहुंच के पूरे दिन बैठे रहते हो, नारा लगाते हो? देखिए क्या बोले जाए कि मैं इस चीज़ से, मेरी सोच और मेरी आत्मा जुड़ी हुई है। मैं एक लड़का हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ तक तो 3-4 बच्चे मेरे हो जाते, 15-16 साल का लड़का होता मेरा या बेटी होती, तो मेरी ज़िंदगी का सोच भी नज़रिया बिल्कुल अलग था, तो मैं उधर ही था। तो किसी को इस बात से कोई नाराज़गी नहीं है। अब चूंकि और मैं बार-बार कह रहा हूँ, हम सरकार विरोधी नहीं है, मोदी विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कानून सरकार बनाए वो ज़मीन पे लागू हो और जीवन में लोगों के बदलाव नज़र आना चाहिए। वो आखिरी बात, चूंकि आपने कहा 35-34 साल उम्र हो गई, 35 33, 35 35 35 पहले भी बात की थी, तो शादी क्यों नहीं करते हो? शादी-वादी का नज़रिया नहीं है। आप लोग बार-बार कई दफ़ा कहते हैं कि देखिए, नगीना में जन्मे चंपत राय बंसल जी, धामपुर में पढ़ाई दीक्षा जी नगीना में हुई, 10 भाई बहन पे तीसरे नंबर के थे वो, चंपत राय बंसल जी के बारे में बात कर रहा हूँ। और धामपुर में एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर लगे। युवा अवस्था में जब जवान थे तो उसी टाइम आरएसएस की तरफ झुकाव हो गया। इमरजेंसी में 18 साल जेल रहे। वहां से आने के बाद 18 महीने सॉरी कोई बात नहीं, 18 महीने जेल रहे। उसके वहां के आने के बाद समर्पण भाव से देश को अपना जीवन दे दिया। फिर राम जन्मभूमि से जुड़े अलग अलग चीजों में रहे, और इस बात की वो कि शादी नहीं की, बड़े शादी नहीं करोगे तो बड़े ईमानदार हो और सब कुछ ठीक है। फिर चीजें ठीक हुई, प्रभु श्री राम का दरबार सजाया गया, उन्हें संचालन पूरा दिया गया पूरी तरीके से उनको। फिर देखिए किसी भी तरीके से उन्हीं पे ये आरोप लगे कि कुछ चीजें ऐसी हो गई, और वो किस तरीके से सफाई दिए। तो ये नहीं है कि आदमी ने शादी नहीं करी, आदमी शिक्षित है रहा, मतलब उन्होंने पूरा जीवन से खपा दिया उस पर, वो बच सकता है किसी भी चीज को लेके। कई दफा चीजें हैं भी हो जाती हैं और वो उनको इंसान के दामन तक आ जाती हैं और इंसान को फेस करना पड़ता है। तो ये चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई कहता है कि उसने शादी नहीं करी तो वो बड़ा महान व्यक्तित्व है, वो कुछ बुरा नहीं कर सकता, या मुझसे गलतियां नहीं हो सकती, या मैं बुरा नहीं कर सकता, या मैं कभी छल या कपट नहीं कर सकता, या मैं लोभी या लालच नहीं हो सकता। इंसान है तो कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि शादी नहीं करी तो महान हो गए, पवित्र हो गए, ऐसा भी नहीं है।
अब इसीलिए मैंने कहा कुछ लोगों को नजरिया रखता है कि शादी नहीं करी भाई जिस बंदे ने, वो तो ऐसा हो गया, ऐसा भी नहीं है। चलो बहरहाल तो अच्छा लगा इरफान बात करके। कुछ कहना चाहते हो दर्शकों से? दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्यार और सम्मान के लिए मैं सदा ही उस खुदा के दरबार में आपका कर्जदार रहूंगा। जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं कोई स्क्रिप्टर तो नहीं हूँ जो है दिमाग और जवान में वो बोलता हूँ। और सरकार भी मुझसे, मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आपसे हमारी संवैधानिक वैचारिक मतभेद, संवैधानिक लड़ाई है और वैचारिक मतभेद है। तो प्लीज कृपया व्यक्तिगत मत लीजिए, जो चीजें कह रहा हूँ उसे जमीन पे देखिए और ठीक कीजिए। चूंकि आपने वैचारिक मतभेद कहा, तो आखिरी में क्या वैचारिक मतभेद है? देखो, जो गरीबी, गुर्बत, व्यवस्था, सरकार की योजना है, वो सब आपने कहा। वैचारिक मतभेद क्या है? वैचारिक मतभेद ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उन्होंने 1893 में 11 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद से बढ़ा, तो देखिए मैंने बताया कि मान्यताएं, पूजा पद्धति और पूरी विश्व के पटल पे भारत को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया और बताया कि हम कौन हैं, वो भी एक सोच थी। ये भी बात करते हैं उसी सोच की, लेकिन इनकी सोच में वो 4 तरह की बातें करते हैं कि 4 तरह के, मैं नाम नहीं लूँगा कि 4, ये जो कम्युनिटी मतलब ये बाँटने, वो अपनों में भी बाँट रहे तो हमारी कहाँ जगह रख रहे हैं। मैं तो अलग से आता हूँ, मैं तो दूसरी बड़ी अक्षर से आता हूँ, वो तो मेरी जगह ही नहीं पिछले 12 साल में। वो जहाँ है उसमें भी 4 को बोले 4 हैं। समझ आ रहे हैं? वो जहाँ है उसमें भी 4 नज़रिया रख रहे हैं और मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। मैं इस तरीके के नज़रिए के खिलाफ हूँ, इस विचारों के खिलाफ हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी ये वैचारिक मतभेद है। हम चाहते हैं सभी धर्म, जाति, समुदाय, जो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, भिन्न-भिन्न रूपी के लोग टेढ़े-मेढ़े अथवा सीधे रास्ते पे चलते हुए हे प्रभु तुझी से मिल जाते हैं। भिन्न-भिन्न रुचि के लोग, तो ये सब सबकी बात कर रहे हैं, सभी धर्म, जाति, समुदाय की बात कर रहे हैं, प्रभु सब तेरी शरण में आ जाते हैं। लेकिन ये इनकी चीज़ें अलग हैं, तो ये वैचारिक मतभेद है। चलिए, तो इरफान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इरफान के नाम से इनका यूट्यूब चैनल चालू होगा, लेकिन ये तो चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको कुछ कुछ बोलना होगा। आप अपना यूट्यूब पे अपनी बात कहो, आपकी सिस्टर आपकी हेल्प करेगी, एक आध सहयोगी रखो, और उसके बाद हम लोगों से जो मदद हो सकेगी हम करेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अब कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर इरफान को यहाँ से विदा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर।